और उसकी गर्भवती पत्नी मेहा पास के शहर से व्यापार करके अपने गांव देवबन लौट रहे थे। देर हो रही थी और रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी। अमन ने शहर में अपनी फसल बेचकर अच्छी कमाई की थी। नेहा भी उसके साथ थी ताकि कुछ घरेलू सामान खरीद सके। शाम हो चुकी थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। उनके बैल अपनी खूबसूरत पगडंडियों पर धीरे धीरे चल रहे थे, मानो उन्हें दुनिया भर में दौड़ने की कोई जल्दी ना हो। रास्ता लंबा था और चारों तरफ खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। अरे अमन, देखो कितना सुहाना मौसम है। हवा में मिट्टी की खुशबू कितनी प्यारी है ना। बिल्कुल, और आज फसल भी अच्छे दामों पर बिक गई। शुक्र है भगवान का, मेहनत रंग लाई। लेकिन देखो अमन, आसमान एकदम से कैसे भर गया। बादल तो ऐसे बरस रहे हैं जैसे किसी ने नल खोल दिया हो। लगता है ये शाम अब हमारी सबसे हसीन याद बनने वाली है। हाँ नेहा, तुम सही कह रही हो। शहर का शोर शराबा सिरदर्द देता है, लेकिन गांव की शांति मन को सुकून देती है। अब हम घर जाकर माँ को ये खुशखबरी सुनाएंगे। वो बहुत खुश होगी और इस बार बच्चे के लिए भी कुछ अच्छी खरीदारी की है। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और धूल उड़ने लगी। बैल भी बेचैन हो गए और धीरे धीरे चलने लगे। चलो थोड़ी गति बढ़ा लेते हैं, वरना बीच सड़क पर भीग जाएंगे। भीग गए तो क्या होगा? क्या हमें अपना बचपन याद आएगा जब हम खेतों में बारिश में नाचते थे? हाँ नेहा, वो भी क्या दिन थे। अब तो बस जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं। पर जमाना कितना भी बदल जाए, गांव की मिट्टी और उसकी खुशबू हमेशा अपनी ही लगती है। धीरे धीरे बारिश होने लगी और थोड़ी ही देर में घना कोहरा छा गया। अमन और नेहा दोनों ने अपने कपड़े सिर पर रखे और चुपचाप इधर उधर देखने लगे, आसरा मिलने की उम्मीद में। लगता है भगवान ने आज खूब बारिश करने का फैसला किया है। नेहा, तुम घबराओ मत, बैलों को धीरे धीरे चलाता हूँ। हाँ, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें थोड़ी रोशनी दिख रही है, शायद कोई घर या चौक हो। हाँ, मैं भी देख सकता हूँ। चलो उस तरफ चलते हैं, लेकिन जरा संभल कर। बैल बार बार क्यों रुक रहे हैं? उन्हें कुछ महसूस तो नहीं हो रहा? शायद बिजली की आवाज से डर गए होंगे। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। चलो रोशनी तक पहुंचते हैं, शायद मदद मिल जाए। पता नहीं अमन, ये रास्ता जाना पहचाना नहीं लग रहा। उम्मीद तो है नेहा, वरना ये इलाका डरावना होने लगा है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। रोशनी की दिशा में बैलगाड़ी की धूल अब पानी में बदल रही थी। मौसम की कड़ी गर्मी के बावजूद मन में एक अनजानी शांति की हल्की सी खुशबू जाग रही थी। वे बैलगाड़ी को रोशनी की ओर मोड़ रहे थे। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि कच्ची सड़क कीचड़ में बदल गई थी और बैलों के पैर कीचड़ में धंस रहे थे। इस वजह से बैल बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे। काफी मेहनत के बाद वे धीरे धीरे एक छोटे से गांव में पहुंच गए। गांव छोटा था पर साफ सुथरा लग रहा था। कुछ घरों से हल्की रोशनी और धुआं निकल रहा था। गांव में घुसते ही उनकी नजर एक वृद्धा महिला पर पड़ी, जो अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठी थी और उसके बगल में एक लाल बत्ती जल रही थी। वृद्धा ने दोनों को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई। उस मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य छिपा था। नमस्ते माँ जी। हम पास के शहर से अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई तो हमें यहीं रुकना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, ऐसी रातों में मुसाफिरों को पनाह देना ही इंसानियत है। अंदर आ जाओ, तुम दोनों भीग गए हो। शुक्रिया माँ जी। रास्ता इतना कीचड़ भरा था कि बैल भी थक गए। हमें लगा अब रुकने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ, इस इलाके का मौसम बहुत खराब है।
कभी शांत रहता है तो कभी अचानक बारिश हो जाती है। कुछ पल वो ऐसे ही देखती रही, फिर अचानक उठी और अपने घर की ओर मुड़ी। उसने दोनों से कहा कि वे उसके घर रुक जाएं। घर काफी पुराना था, लेकिन साफ सुथरा और सुव्यवस्थित था। दीवारें मिट्टी की और छत खपरेल की थीं, जिस पर बारिश की बूंदें मध्यम लहरों में गिरकर एक अजीब सा संगीत रच रही थीं। अंदर एक लाल रंग का डिब्बा जल रहा था। इसकी मध्यम रोशनी पूरे घर में एक रहस्यमयी माहौल बना रही थी। कुछ गीलेपन और मिट्टी की खुशबू हवा में तैर रही थी, पुराने जमाने की। मानो ये घर आज भी अपने अतीत की यादों में सांस ले रहा हो। चलो आग के पास बैठो और अपना बदन सुखाओ। आपका गांव तो बहुत शांत है माँ जी। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। मैं यहीं रहती हूँ बेटा। मैं और कुछ बूढ़े लोग हैं, बाकी तो अपनी किस्मत पर छोड़ गए। छोड़ दे से क्या मतलब है? क्या वो गांव छोड़कर चले गए हैं? कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए हैं, कुछ लोग यहीं पर रह रहे हैं। पर तुम थके हुए लग रहे हो, पहले थोड़ा गर्म पानी पी लो। पर तुमने तो कहा था कि गांव चला गया। गांव का क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ आती हैं। फिलहाल तुम आराम करो, रात अभी लंबी है। बेटा, इस गांव की मिट्टी में कई कहानियां दबी हैं। जो यहाँ रहता है वो उन कहानियों का हिस्सा बन जाता है, चाहे वो चाहे या न चाहे। लोग कहते हैं कि ये गांव बरसों पहले उजड़ गया था, लेकिन कुछ आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। मैं तो बस उनका चौकीदार हूँ, ताकि कोई अजनबी यहाँ फंस न जाए। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? आत्माएं, चौकीदार, ये सब बातें जानी पहचानी लगती हैं। अमन, मुझे डर लग रहा है। बाहर बारिश में नेहा को एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, मानो घर में कोई घूम रहा हो। घर के अंदर का माहौल भी अलग था। वहां रखा फर्नीचर बहुत पुराना था। दीवारों पर लगी तस्वीरें भी गीली थीं, जिसमें अतीत की झलक अभी भी थी। इसी बीच शांति देवी के पति हरि बाबू बाहर आए। वो भी बूढ़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने पुराने कपड़े पहने हुए थे और उनकी धीमी चाल में एक धीमी गति से चल रहे थे। देखो बेटा, ये मेरे पति हरि बाबू हैं। जिंदगी के इस पड़ाव में भी वो घर का ध्यान वैसे ही रखते हैं जैसे पहले रखते थे। ये घर हमारे पुरखों की निशानी है। यहाँ बिजली तो आई, पर हमने उसे स्वीकार नहीं किया। इन लालटेनों की रोशनी में हमें आज भी वही सुकून मिलता है जो मशीनों की चमक में नहीं मिलता। वक्त बदल गया, पर हम नहीं बदले। शायद इसीलिए इस घर में आज भी अतीत की सांसें चलती हैं। माँ जी, इस घर और इसकी खुशबू की बात ही कुछ और है। ऐसा लग रहा है मानो समय यहीं रुक गया हो। पर सोचने वाली बात यह भी है कि जब हर गांव में बिजली पहुंच गई है, तो फिर ये गांव अभी भी अंधेरे में क्यों है? बेटा, हमें प्रकाश से ज्यादा इस मध्यम प्रकाश पर भरोसा है। जो भी इस घर में रुकता है उसे कुछ पलों का सुकून मिलता है, चाहे वो कहीं बाहर से ही क्यों ना आया हो। सालों से यहाँ कोई मेहमान नहीं आया था। मुझे खुशी है कि आज किसी ने ये दहलीज पार की। तुम दोनों थक गए होंगे, मैं चूल्हे पर कुछ गर्म कर लेती हूँ। ये कहकर शांति देवी रसोई की ओर चली गई। उनके जाते ही हरि बाबू ने दोनों को बैठने का इशारा किया। तीनों मिट्टी के पुराने फर्श पर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। बेटा, रास्ते में कोई और तीर्थयात्री तो नहीं मिला? इस मौसम में तो लोग यहाँ से गुजरने की हिम्मत ही नहीं करते। नहीं बाबूजी, पूरा रास्ता सुनसान था। मुझे सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, पर वहां कोई नहीं था। बेटी, ये जंगल ऐसा ही है। यहाँ की हवा भी बोलती है। कभी लगता है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है,
कभी कोई हमारा नाम पुकार रहा है। लेकिन डरो मत, अब तुम हमारे गांव में हो, यहाँ सब कुछ सुरक्षित है। यहाँ वाकई बहुत शांत माहौल है, लेकिन अजीब बात यह है कि रास्ते में हमें गांव नजर नहीं आया। अचानक ये जगह मानो किसी पर्दे के पीछे से उभर आई हो। कभी कभी कुछ जगहें खुद भी नजर नहीं आती बेटा। दरअसल इन्हें बहुत कम लोग ही देख पाते हैं। शायद आज रात तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ खींच लाई हो। क्या मतलब है बाबूजी? क्या ये गांव बाकी गांवों से अलग है? हर गांव की अपनी कहानी होती है बेटा। हमारी भी अपनी कहानी है, पर वो कहानी मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा। अब काफी देर हो चुकी है, खाना खा लो और आराम करो। कुछ देर बातचीत चलती रही कि तभी रसोई से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं और थोड़ी देर बाद शांति देवी खाना लेकर आईं। प्लेटों में खाना देखने में तो साधारण लग रहा था, लेकिन उसका स्वाद अजीब था। खाने में पुराने जमाने का स्वाद है। पेट ही नहीं, यादें भी तृप्त हो जाती हैं। खाना खाने के बाद रात गहरा गई। बाहर बारिश थम गई थी, लेकिन नल से टपकती बूंदों का पानी अभी भी सन्नाटे में गूंज रहा था। तभी हरी बाबू उठ खड़े हुए। उन्होंने अमन और नेहा से कहा कि अब उन्हें आराम करना चाहिए। वो उन्हें घर के पीछे ले गए, जहां एक छोटा सा कमरा था। बेटा, आराम करने का समय हो गया है। मैं तुम्हें एक कमरा दिखा दूंगा। आज रात यहीं रुको, तुम सुरक्षित रहोगे। ठीक है बाबूजी। कमरा छोटा है पर अजीब सी शांति है। दोनों कमरे में आकर लेट गए। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, मानो अगरबत्ती या धूप बत्ती की हल्की सी खुशबू आ रही हो। रात के करीब 1 बजे अमन को जोर की प्यास लगी। पास में रखा पानी खत्म हो गया था, इसलिए वो चुपचाप बाहर आ गया ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। आंगन में पूर्णिमा की चांदनी फैली हुई थी और चारों ओर अंधेरा शांत दिख रहा था। आंगन के बीचों बीच एक छोटा सा पुराना कुआं था, जिसके चारों ओर पत्थर लगे थे। अमन ने कुएं में झांक कर पानी निकालने की कोशिश की तो उसे कुएं के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। पहले हल्की, फिर साफ। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और चांदनी एक पल के लिए मानो गायब हो गई। अमन ने फिर ध्यान से सुना और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। कुएं के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वहां एक अटूट सन्नाटा छाया हुआ था, मानो कोई मौजूद था और साए की तरह सांस ले रहा था। तभी उसके ठीक पीछे एक धीमी आवाज गूंजी, वृद्धा शांति देवी की आवाज। ये रात, ये चांदनी, सब कुछ अपने आप बोल रहा है। अमन डर गया और धीरे से पीछे मुड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शांति देवी वहीं खड़ी थी। चांदनी में उनका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था और आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। माँ जी, अजीब है, कुएं से कुछ आवाजें आ रही हैं, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे साफ। ये क्या है? यहाँ जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन तुम डरो मत, बस ध्यान से देखो और सुनो। शांति देवी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ और ही कह रही हों। अमन तुरंत अपने कमरे में लौट आया और नेहा को जगाने लगा। नेहा, कुछ अजीब बात है। कुएं से आवाजें आ रही हैं। हवा बहुत ठंडी हो गई है। कुएं में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी लगता है कि कोई मौजूद है, मानो कोई साए में छिपा है और मुझे देख रहा है। उसने विस्तार से बताया
कि कुएं से आती आवाजें, शांति देवी का अजीब व्यवहार और उनकी डरावनी बातें, सब कुछ बहुत ही असामान्य और डरावना था। ये सुनकर नेहा भी घबरा गई। उसने धीरे से अपना सामान समेटा और सावधानी से कमरे से बाहर निकल गई। बिना कोई आवाज किए वो धीरे धीरे अपने बैलों की ओर बढ़ने लगी। घर के पीछे गौशाला में बैल बंधे हुए थे और वो उन्हें खोलकर बैलगाड़ी तैयार कर रही थी। अचानक शांति देवी वहां आ पहुंची। बच्चों, इस समय कहाँ जा रहे हो? माँ जी, हम तो सुबह सुबह गांव पहुंचने की सोच रहे थे। रात के इस समय ये रास्ता अकेले सुरक्षित नहीं है। हम सावधानी से चलेंगे माँ जी। और देखते ही देखते सारे गांव वाले भी वहां पहुंच गए। अजीब बात यह थी कि रात के इस समय सभी गांव वाले कैसे जाग रहे थे। चांदनी में उनके चेहरे अजीब लग रहे थे, आंखें चमक रही थीं और कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे। अब तुम यहीं हमारे साथ रहोगे, भागने की कोशिश मत करना। हम तुम्हें बुला रहे हैं और अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। उसकी बातें सुनकर अमन और नेहा की सांसें थम सी गईं। उन्हें एहसास हुआ कि इस जगह पर कुछ बहुत गड़बड़ है। तुम हमारे साथ रहो। अब तुम्हारे लिए यहाँ से जाना आसान नहीं है। जो भी यहाँ आता है हमेशा के लिए यहीं का हिस्सा बन जाता है। यही हमारा नियम है। जो भी यहाँ आता है हमेशा के लिए यही का होकर रह जाता है। अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। अमन और नेहा ने एक दूसरे को देखा और तुरंत वहां से भागने लगे। भागते भागते वे अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचे और तुरंत उस पर चढ़ गए। वे बैलों को तेजी से हाँकने लगे। बैल भी डरकर तेजी से भागने लगे। नेहा ने पलटकर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। गांव वाले उनका पीछा तो कर रहे थे, पर जमीन पर नहीं, वे हवा में तैर रहे थे। उनके पैर जमीन पर भी नहीं पड़ रहे थे। खतरे से डरकर बैल बिना रुके तेजी से दौड़ रहे थे। गांव वालों की पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी जो उन्हें जगाने वाली थी। वे सारी रात दौड़ते रहे। सुबह होने पर वे काफी दूर निकल आए। जैसे ही सूरज निकला, उन्हें एक साधारण सा गांव दिखाई दिया जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। उन्होंने बैलगाड़ी रोकी और पास की चाय की दुकान पर गए जहां पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। नेहा, मुझे लगता है हम वाकई सुरक्षित हैं। देखो, ये एक साधारण सा गांव है। अगर हम थोड़ी देर और रुक जाते तो पता नहीं क्या होता। शायद हम हमेशा के लिए वहीं रह जाते और अपने गांव कभी वापस नहीं लौट पाते। क्या आपको दक्षिण में कोई गांव पता है? हम कल रात वहीं रुके थे। वहां हमारा बड़े सम्मान से स्वागत किया गया और हमें खाना भी परोसा गया। लेकिन सच कहूं तो हमें उनकी बातें बहुत अजीब लगी। हमें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। कुछ लोग हमारे पीछे दौड़ रहे थे। अब हम जानना चाहते हैं कि उस गांव का रहस्य क्या है। क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं? हाँ बेटा, वो गांव शापित है। जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। सब रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। तुम्हारा सुरक्षित बचना एक चमत्कार है। गांव वाले की बात सुनकर अमन और नेहा एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे और उनकी सांसें तेज हो गईं। अब दोनों को समझ आ गया कि असल में क्या हुआ था और उन्हें एहसास हुआ कि वे मौत से बच गए हैं। देखो अमन, अब हमें सब समझ आ गया है। चलो चाय पीते हैं और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। डर से कांपते हुए दोनों चाय की दुकान पर बैठे, चाय पी और तुरंत वहां से निकल पड़े। रास्ते भर वे यही सोचते रहे कि कैसे उस भयानक मौत के जाल से बाहर निकले। अपने गांव देवबन पहुंचकर उन्होंने पूरे गांव को घटना के बारे में बताया।
गांव वालों ने उन्हें बताया कि वो गांव वाकई शापित है और पहले भी कई बार लोग वहां आकर रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं।